सुबह अभी अभी ढेर सारी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के साथ जीवन के सतरंगी रंगों में रंगा इंद्रधनुषी कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ फीचर में लीजिए कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का जायजा। आज के मेहमान में मिलेंगे जानी मानी और चुनिंदा हस्तियों से। सैर सपाटे में सैर करेंगे देश विदेश की। फैशन हलचल, चलती के नाम जिंदगी और जरा हटके। काम की बात, सिनेमा हलचल, गीत संगीत और जिंदगी से जुड़ी हुई और भी ढेर सारी बातें। नई सुबह की नई शुरुआत, सुबह अभी अभी के साथ। नमस्कार, सुबह अभी अभी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रूपल और मैं हूँ पंकज। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए ढेर सारी रोचक और मंजक जानकारियाँ लेकर। अपनी जानकारियों को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खास खबरें। ये है आकाश चैनल और आप देख रहे हैं अभी अभी। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अभी अभी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की खास खबरों पर। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए औद्योगिक नीति 2001-2006 में परिवर्तन का किया फैसला। मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने मेकाहारा में टेलीमेडिसिन का किया शुभारंभ। किसी भी मर्ज पर बड़े डॉक्टरों का परामर्श अब सैटेलाइट से संभव। 2 अक्टूबर को पूरे राज्य में शुरू हो रहा है पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। सभी 16 जिलों में निःशुल्क चिकित्सा की तैयारी। और पितृपक्ष के छठे दिन लोगों ने पितरों को दिया तर्पण। पितृ पखवाड़े से बाजार की चमक दिखी। खास खबरों के बाद अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ फीचर का। इस बार छत्तीसगढ़ फीचर में हम आपके लिए लेकर आए हैं उषा गांगुली की अंतर यात्रा। पिछले दिनों मुक्तिबोध नाट्य समारोह में उषा गांगुली ने एकल अभिनय के जरिए अपने मन की बातें दर्शकों के सामने परत दर परत खोली। तो चलिए देखते हैं इस नाटक की कुछ झलकियां हमारे अगले सेगमेंट छत्तीसगढ़ फीचर में। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और नाट्य निर्देशिका उषा गांगुली की अंतर यात्रा महज एक नाटक या आत्मकथा नहीं है, बल्कि जीवन की सतरंगी रंगों के साथ समाज की वास्तविकता का पटाक्षेप भी है, जिसमें कभी आनंददायी बचपन याद आता है, कभी स्त्री संघर्ष, तो कभी आक्रोश की फूट। एक महिला रंगकर्मी के इर्द गिर्द घूमते इस नाटक की शुरुआत उषा द्वारा रंगकर्म की शुरुआत से होती है। पूरे नाटक के केंद्र में उषा गांगुली रहती हैं। एक नाटककार के रूप में कभी वह अपने सहयात्रियों को याद करती है, तो कभी स्त्री चरित्र को परत दर परत खोलती हैं। मेरे नाटक में
नाटक में कभी स्त्री का दुर्बल चरित्र देखने को मिलता है तो कभी आत्मनिर्भर और आज की स्वाभिमान नारी का प्रतिबिंब भी। मुझे सिखाया गया है कि तुम्हारी दुनिया में रहने की लायक नहीं। मैं तुम लोग के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती। मैं वो भोली भाली सी नाजुक सी चीज नहीं बनना चाहती जो बेकार की बात करती हो, बेवकूफों की तरह हंसती हो और तुम्हारे एक इशारे पर नकली ठहाके लगाती हो। मुझे वैसी औरत नहीं बनना है। उषा वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विकास पर प्रहार करने से भी नहीं चूकती। तुम कैसे हो? एक तरफ क्वांटम थ्योरी का आविष्कार करते हो और दूसरी तरफ मूर्ख बर्बर आदमी के आत्मविश्वास से डरते हो। एक तो साइंस की आजादी की बात करते हो, दूसरी तरफ बीवी को साथ रखने की आजादी नहीं। एक तरफ नकली पेड़ बड़े बनाते हो और दूसरा बंगाल की प्लेन। उषा गांगुली के एकल अभिनय में प्रस्तुत इस नाटक की सफलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब नाटक की समाप्ति हुई तो दर्शक अगले 3 मिनट तक लगातार तालियां बजाते रहे। दर्शकों की ओर से सुप्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने उषा गांगुली का अभिनंदन किया। एकल अभिनय जितना सुगम होता है उतना ही दुरूह भी। जब उषा गांगुली अंतरयात्रा को लेकर स्टेज पर आती हैं तो दर्शकों को बहुत उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता जाता है दर्शक आनंद में डूबते चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ फीचर के बाद वक्त हो गया हमारे आज के मेहमान से मिलने का। आज हमारे साथ हैं रंगकर्मी, दूरदर्शन और फिल्मों के कलाकार योगेश नैयर। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। योगेश जी, सुबह अभी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप मूलतः एक रंगकर्मी हैं, तो रंगकर्मी की शुरुआत आपने कब से की और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसा समझ लीजिए कि जिंदगी ने जब होश संभाला तो अपने घर में अपने माता पिता को रिहर्सल करते पाया और संगीत के छोटे छोटे आयोजन होते थे। शुरू में देखता रहा और कब उसका एक हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला और आज उनके आशीर्वाद ने फिल्मों तक पहुंचा दिया। जी हाँ, तो रंगकर्मी जो होता है वो बहुत सारे स्टेज शो करने के बाद जब आगे बढ़ता है तो चाहता है कि फिल्मों में ही काम करे। वो एक प्रोसेस होती है, तो आप भी उसी तरह से चले हैं। तो आपने कितनी फिल्मों में तक काम किया है? हाँ, फिल्में तो मैंने अभी तक 2 की हैं जी, और ईश्वर की दया से 2 और सामने है जिनकी तैयारी चल रही है। हाँ। 2 फिल्में की हैं, माया दे दे माया ले ले और परदेसी की माया। जी, और खुशकिस्मती मेरी कि जिनमें मैंने काम किया वो काफ़ी अच्छी चली। जी हाँ। बाकी ये रंगकर्मी की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होती कि मैं फिल्मों तक ही पहुंचूं। ऐसी मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, फिल्में बननी शुरू हुई तो एक इच्छा ज़रूर हुई कि मतलब ज़िंदगी को वहाँ भी कुछ मुकाम मिले, लेकिन फिल्मों तक पहुँचे इसलिए हम रंगकर्म से जुड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी हाँ। रंगकर्म हमने बड़ी शिद्दत के साथ किया। अच्छा, एक पहलू और भी देखा जाता है कि रंगकर्मी जो होता है उसको वहाँ पर उतनी अर्निंग नहीं होती कि वो अपनी जीविका चला सके, और फिल्मों में ये पार्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि रंगकर्म ऐसा क्यों है? हाँ, रंगकर्म वहाँ तक पहुँचे जिस तरह से राजस्थान में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, वहाँ के कलाकारों को कुछ पारिश्रमिक भी मिलता है। और वहाँ इस मंजिल तक है रंगकर्म कि वहाँ के कलाकारों को कुछ अर्निंग होती है जितना समय और श्रम करते हैं, लेकिन यहाँ उतना विकसित नहीं है। तो इच्छा तो है कि यहाँ के दर्शकों का प्यार भी रंगकर्मियों को ऐसा मिले। जिस तरीके से वहाँ पे 15-15 दिन, 25-25 दिन एक ही नाटक के शो होते हैं। हाँ। और अच्छी खासी लंबी लाइन लगती है। हाँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने तक हमने एक नाटक की रिहर्सल की है और उसके बाद 1 या 2 शो और फिर वो पैकअप हो जाता है। जी। तो सारे रंगकर्मियों की ये तमन्ना तो रहती है कि हम नाटक जब इतनी मेहनत से तैयार करते हैं, इतना डिवोशन करते हैं, तो हाँ कुछ ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे और यदि थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, जीविका का साधन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ जितने रंगकर्मी हैं उसमें बहुत से ऐसे हैं जिनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। जी हाँ। और वो फिर भी जुड़े हैं क्योंकि उनकी एक लगन है। तो ऐसा कौन सा पहलू आप देखते हैं जो कमज़ोर हो जाता है इस क्षेत्र में? कमज़ोर हो जाता है मतलब जैसे दर्शक आ नहीं पाते या अर्निंग नहीं हो पाती है, तो क्या कमी नजर आती है? दर्शकों को जुड़ना चाहिए, वृहद स्तर पर रंगकर्म होना चाहिए
उसकी प्रसिद्धि होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि रंगकर्म एक बड़ा स्वस्थ मनोरंजन का साधन है। समस्याओं के प्रति, जागृति के प्रति, सृजनात्मकता के प्रति जितना रंगकर्म जिंदा है उतनी फिल्में तो नहीं हैं, और विशेष रूप से यहाँ बनने वाली। तो मैं चाहता हूँ कि मैं परिवार के एक स्वस्थ मनोरंजन की हैसियत से व्यक्ति यदि रंगकर्म देखने आता है तो बहुत अच्छा होगा, मतलब वहाँ ऐसी कोई विसंगति वाली बात नहीं है। तो रंगकर्म इतना प्रचारित होना चाहिए कि बहुत बड़े मॉब को अपने साथ जोड़ ले। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य कहिए कि हम लोग जब से यहाँ रंगकर्म कर रहे हैं, मुझे लगभग 23 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ में रंगकर्म करते, लेकिन मैंने देखा है कि रंग दर्शक बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते, कुछ कम होते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, लेकिन जिस इस तरह तक हम लोग कल्पना करते हैं और मेहनत करते हैं वैसा रिटर्न तो नहीं मिलता। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्मों और नाटक का भविष्य आप किस तरह देखते हैं? छत्तीसगढ़ी फिल्मों का भविष्य के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक तरह से ये दौर अभी शुरू हुआ है ना, और जिस तरीके से शुरू हुआ है और अभी जिस मुकाम तक पहुंचा है, कोई ओपिनियन देना उचित नहीं होगा। चल रहा है, मैं समझता हूँ यदि यहाँ के निर्माता, निर्देशक गंभीरता के साथ में इस बात को महसूस करें कि छत्तीसगढ़ का दर्शक क्या चाहता है और किस तरीके की फिल्में यहाँ पे हमको बनानी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि जो फिल्में सक्सेस हुई हैं और जो अनसक्सेस हुई हैं उसका विभाजन जरूर होना चाहिए, उसके ऊपर एक सोच जरूर होना चाहिए। बाकी रंगकर्म यहाँ का बहुत सशक्त है और वो अप्रभावी है, मुझे कहना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को कभी कम दर्शक मिलते हैं, कभी हॉल खचाखच भरा रहता है, लेकिन उसके बाद भी रंगकर्म जिंदा है और पूरी मजबूती के साथ जिंदा है। और जो सेटिस्फेक्शन रंगकर्म में मिलता है वो फिलहाल फिल्मों में नहीं मिल रहा, आने वाले वक्त की तो नहीं कह सकता। जी योगेश जी, आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं, साथ ही दूरदर्शन और फिल्मों से भी हैं, तो आपकी खास उपलब्धियां कौन कौन सी अभी तक की? हाँ, मैंने दूरदर्शन में 5 टेलीफिल्में बनाई हैं जी। एक टेलीफिल्म में प्रेम चंद्राकर जी के निर्देशन में काम किया है, और मैंने जो टेलीफिल्में बनाई हैं उनको बहुत प्यार मिला है दर्शकों का, और वही वजह है कि मेरी 6वीं टेलीफिल्म, वीडियो फिल्म अभी फ्लोर पर है, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो फिल्में बनाई हैं उसमें कमाल हो गया, त्रिकाल का काल, विराम, अंतहीन, ऐसे 3-4, और 3 टेली सीरियल्स में मैंने काम भी किया है, जरा बच के, मकान हाजिर है जनाब और मया रुक चंदा। और बस कंटिन्यूशन में ये काम चालू है, अभी तक नहीं रुका, ईश्वर से दुआ करता हूँ कभी रुकूं ना, होता रहेगा। तो आप निर्माता निर्देशक भी हैं एक तरह से कहा जाए, तो आपने जो मौका मिला टेलीफिल्म बनाई है आपने, तो एक निर्माता की नज़र में आपको यहाँ के कलाकार कैसे नजर आते हैं, कितने ऊंचाई तक हैं? कलाकार बहुत अच्छे हैं, कलाकारों की दृष्टि से तो बहुत समृद्ध है छत्तीसगढ़, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम लोग, हमारा फील्ड है, हम जैसे कलाकारों को चाहते हैं रोल देना और जिस तरीके से सम्मिलित करना, उस तरीके से नहीं प्राप्त कर पाते, ये हमारा दुर्भाग्य है। विशेष रूप से इस बात में मैं जिक्र करना चाहूँगा महिला कलाकारों का। महिला कलाकारों की बहुत कमी है, और ये बात आज फीचर फिल्म बनाने वाले लोगों के साथ में भी पेश आ रही है। और कुछ ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं कि महिला कलाकारों की दृष्टि से बाहर से कलाकारों को क्यों कॉल किया जाता है। तो मेरा ये कहना है, यदि यहाँ पे उस तरीके से कलाकार मिले तो आदमी बाहर क्यों जाएगा, क्यों इतना बड़ा खर्चा करेगा? क्योंकि अपने बजट को सीमित करते हुए, एडजस्ट करते हुए फिल्म बनाना, फीचर फिल्म बहुत बड़े बजट में बनती है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन बजट की वजह से नहीं बना पाते। मैं भी उसमें से एक बदनसीब हूँ। फीचर फिल्म बनाने का हौसला जरूर रखता हूँ, लेकिन उतना बजट 25 लाख 30 लाख का आदमी कहाँ से लाएगा? वीडियो फिल्म तक हिम्मत हम लोग कर लेते हैं। तो कलाकार यदि यहाँ पे मिले तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कलाकारों को समर्पण देना चाहिए, एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ सामने आना चाहिए। यदि आपके अंदर कला है तो आप आए, मंच मिले, मौका मिले, ऐसी कोशिश आपको करनी चाहिए। योगेश जी, आपसे अभी हम आगे और भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक ब्रेक। स्वागत है आपका खुला मंच में। आज ये श्रमिक अपने काम करने के अधिकार से वंचित है। कंपनी के बाद मेरे को निकाल दिया गया, व्यवस्था अधूरी है यहाँ पे। क्या स्कूल है, एक कबाड़ खाना नहीं है। ये सब जो गंदा के जाते हैं, एटलीस्ट उनको साफ करके जाएं। हमें रोका जा रहा है। और करिए उसके बाद हम आपसे बोल रहे हैं कि आप हमें रोक भी नहीं सकते। बहुत पानी मिल रहा है, पहले इतना नहीं आता था, अब बहुत आ रहा है। थैंक्स टू द कमिश्नर की हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और खुला मंच से भी काम तो हुआ है। आपके सवाल, आपकी समस्याएं, उन्हें करीब से समझने की कोशिश।
पहल आपकी, कोशिश हमारी, और हम दस्तक देंगे अधिकारियों को। इस मंच पर खुला मंच। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो इस पते पर लिख भेजिए। खुला मंच, अभी अभी चैनल, पगाड़िया कॉम्प्लेक्स, न्यू बस स्टैंड, पांड्री, रायपुर। सुबह अभी अभी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान योगेश नैयर जी से। योगेश जी, इतने दिनों के सफर में ऐसी कोई यादगार घटना जो आप हमें बताना चाहेंगे? नाटक से जुड़ी हुई? जी हाँ। हम लोगों ने मध्य प्रदेश स्तर पे ड्रामा कंपटीशन फेस किया। वहाँ पे हम लोगों ने फिजिकल थिएटर किया जी। और जितनी 12-13 टीमें आई थी उसमें एकमात्र हमारी रायपुर की टीम थी जिसने फिजिकल थिएटर किया। हम लोगों ने जब वो नाटक की प्रस्तुति की तो सामने की रो की कम से कम 4-5 दर्शकों की रो नाटक समाप्ति के बाद ग्रीन रूम में आ गई मंच से चढ़ते हुए। बहुत रोमांचकारी वो पल थे हमारे, और उन लोगों ने कंधों पे उठा लिया और कहा इतनी अच्छी प्रस्तुति हमने आज तक नहीं देखी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जो अगली प्रस्तुतियां होनी थी उनको देखने के लिए जब सिविल ड्रेस में हमारी पूरी टीम ने एंट्री ली तो पूरे हॉल ने खड़े होकर क्लैपिंग की। वो जिंदगी का इतना प्यारा पल था, कभी भूल नहीं सकता मैं। वाकई बहुत अच्छा लगा। जी हाँ। योगेश जी, जिस तरह से आपने थिएटर में काम किया है तो क्या इस तरह के ही थिएटर रायपुर में हों, ऐसी कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप, जिससे कि दर्शक बहुत ज़्यादा आएँ और इस तरह का अप्रिशिएट करें? रायपुर में रंगकर्म बहुत हेल्दी है, बहुत हर प्रकार का थिएटर यहाँ पे होता है और अच्छे से अच्छे राष्ट्रीय स्तर के डायरेक्टर्स यहाँ पे हैं। मुझे खुद आज तक समझ नहीं आया कि दर्शक वर्ग इसके साथ में जुड़ता क्यों नहीं। प्रचार माध्यम भी बहुत सशक्त है, हम लोग प्रचार भी अपने नाटकों का बहुत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, हर साधन अपनाते हैं कि हम दर्शकों तक पहुँचें, चाहे वो रैली निकालना हो, नुक्कड़ नाटक हो, बैनर हो, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो, लेकिन फिर भी दर्शक बहुत ज़्यादा नहीं आते हमारी उम्मीद के मुताबिक। ऐसा क्यों होता है हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि बाहर का किसी नाटक की प्रस्तुति जब होती है तो उस समय हॉल फुल हो जाता है और उस समय प्रचार माध्यम में हम ही लोग सब जुड़े रहते हैं। जी हाँ, आप एक तरह से इसके साथ में रंगकर्मी के साथ आप स्टोरी राइटर भी हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं जी। तो कहानियों के अनुसार से अगर आप सोचें तो जिस तरह के नाटक हो रहे हैं, फिल्म बन रहे हैं, तो कहानी पक्ष भी एक बहुत मजबूत होता है, इसमें कुछ कमी आपको नज़र आती है? नहीं दोस्त, मुझे कमी तो महसूस नहीं होती। मुझे लगता है डिफरेंट कहानियों को, सब्जेक्ट्स को उठाकर यहाँ के डायरेक्टर नाटक करते हैं, लेकिन यदि फिलहाल इस कहानी का पार्ट यदि हम फिल्मों में लें, वीडियो फिल्म हो चाहे टेलीफिल्म हो या फीचर फिल्म हो, तो समसामयिक आदमी की घटनाओं को, उसकी सोच को सम्मिलित करके हम लोग करें और एक कहानी बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि परंपरावादी कहानियों को उठाएं, जैसे यहाँ पे कुछ फिल्में बन रही हैं जिसमें कारी है, लोरिक चंदा है, कुछ यहाँ की और लोक गाथाएँ हैं, तो उससे एक सीमित वर्ग जुड़ेगा। मुझे लगता है जो छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, ग्रामीण इलाके के, वो ज़्यादा जुड़ेंगे। लेकिन यदि पूरे छत्तीसगढ़ अंचल के दर्शकों को आपको जोड़ना है तो आदमी के आसपास की बात को, उसके आसपास की ज़िंदगी को उससे जोड़ना पड़ेगा। जी योगेश जी, इसी में देखा जा रहा है कि जैसे दूरदर्शन टीवी सीरियल्स हैं बड़े बड़े आ रहे हैं या फिल्में आ रही हैं, भयभीता बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर दिखाया जाता है जी, जी। तो उसे देखने के लोग आदी हो गए हैं। हाँ, और वहाँ पर हम अपने यहाँ देखते हैं जब फिल्म या सीरियल कोई भी, तो वो चीज़ की कमी होती है। नहीं, बहुत कमी तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्में बन रही हैं या टेली फिल्में बन रही हैं, दर्शकों तक पहुंचने का कोई भी माध्यम है, तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का परिवेश, वो उसी सच्चाई के साथ उसमें जुड़ा हो। अब जैसे स्टार प्लस के बहुत से सीरियल आते हैं या हम बॉलीवुड की फिल्में ले लें तो देखते हैं, लेकिन वो जो परिवेश है वहाँ तक है, करोड़ों की बात होती है, लाखों की बात होती है, तो हमारा एक आम दर्शक उसको देखकर ठीक है मनोरंजन करता हुआ निकल जाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी के साथ सीधे वो नहीं जुड़ेगा। और ज़िंदगी के साथ यदि सीधे कोई स्टोरी जुड़ रही है, कोई घटना जुड़ रही है, आसपास की चीज़ें जुड़ रही हैं,
तो वो एक बार नहीं कई बार उसको देखना पसंद करेगा, मैं परिवार क्या है। तो ऐसा होना चाहिए कहानी में कि समसामयिकता हो, आदमी जिस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ रहा है उस तरीके से हम उसको जोड़ने की कोशिश करें। परंपरावादी बात बहुत ज्यादा लंबी नहीं खींचेगी, ऐसा मेरा मानना है। योगेश जी, आपने जो फिल्म और टेलीफिल्म्स की है उसमें अभिनय के कुछ अंश चलिए हम देखते हैं। शुक्रिया। किसी के घर थोड़ी आया हूँ, ट्रांसफर पे आया हूँ, ट्रांसफर पे। हाँ जी। अरे तो इसमें क्या हुआ, जो था सो था। अच्छा आप ये बताइए कि आप खाना कहाँ खाते हैं? खाने का क्या है मैडम जी, कभी कभी डायरेक्टर साहब के घर में खा लेते हैं, और कभी इधर शहर घूमने गए तो होटल पोटल में खा लेता हूँ, और कभी कभी तो अपने हाथ से भी बना लेता हूँ, और कभी कभी तो भूखे भी सो जाता हूँ। हेलो जी, अब मेरे रहते हुए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। खाना मैं भी बड़ा अच्छा बनाता हूँ, बहुत चंगा बनाता हूँ। आप आइए ना कभी फैमिली के साथ, इधर पास में ही घर ले रखा है। देखा आपने? देखा सर जी, देखा। उनकी गायकी को भी, उनको भी और आपको भी ना। आप मेरे को उस महिला के साथ टरका के यहाँ अच्छी महफिल जमा के बैठे थे हैं। देखिए सिंह साहब, ये वक्त मजाक का नहीं है, मैं वैसे भी बहुत झल्लाया हुआ। सर जी मैं तो मजाक कर रहा था। वाकई योगेश जी, आपका ये अभिनय बहुत अच्छा था। आपको अभी तक कहाँ का अवार्ड मिल चुके हैं? अवार्ड तो मैडम बहुत मिले हैं ईश्वर की दया से, लेकिन विशेष रूप से जो याद है वो है हम लोगों ने ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन किया था जो शिमला में आयोजित हुआ था। वहाँ 17 टीमें भाग लेने आई थी और हमारे नाटक को फर्स्ट प्राइज के साथ बाकी 5 प्राइज और मिले थे। तो हमारी टीम ने वहाँ एक तरह से तहलका मचा दिया था। एमपी लेवल पे बहुत से प्राइज लिए, इंडिया लेवल पे हमने शिमला में प्राइज लिया, और बाकी यदा कदा जिंदगी पुरस्कारों से सम्मानित होती रहती है। इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जो अभी नए कलाकार आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो उनको आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, नए कलाकारों के लिए ऐसा ही है कि यदि इस क्षेत्र में आगे आके आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो आप पूरी लगन और निष्ठा के साथ जुड़े। बहुत से लोग इस तरीके से आ रहे हैं कि जैसे 2 या 3 नाटक किए उसके बाद फिल्मों तक मैं पहुंच जाऊं, फिल्मों में मुझे मौका मिले, तो इस तरह की भावना बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। रंगकर्म करते रहे, जिंदगी एक ऐसा मौका देगी जब आपकी प्रतिभा को कोई पहचानेगा, मौका देगा, और हो सकता है फिर वो आपको आपके अर्निंग सोर्स से जोड़ दे। जी है ना योगेश जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को आगे लाएंगे, नए कलाकारों को आगे लाएंगे। पूरी कोशिश होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अपने मेहमान से मुलाकात के बाद अब समय हो गया है सैर सपाटे का। इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं सिरपुर। सिरपुर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी हैं। सिरपुर की एक खास बात यह भी है कि पुरातत्व विभाग को यहाँ बौद्ध धर्म में कुछ अवशेष मिले हैं, जिसके कारण इस जगह की महत्ता और बढ़ गई है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, सैर सपाटे। तुम ना ना ना, तुम ना 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 ना, तुम ना ना ना, तुम ना 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 ना। 5वीं से लेकर 6ठी शताब्दी तक सिरपुर सोमवंशी राजाओं की राजधानी थी। ये जगह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। इसी शहर में बना लक्ष्मण मंदिर भी एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जो अपनी असाधारण नक्काशी और वास्तुकला के लिए मशहूर है। प्राचीन शिलालेखों के रिकॉर्डों में उल्लिखित सिरपुर या श्रीपुर का समय ईसवी सन की 5वीं और 8वीं शताब्दी के बीच का है। तब वो दक्षिण कोसल या छत्तीसगढ़ के सर्वपुरिया और सोमवंशी राजाओं की राजधानी थी। 6वीं से 10वीं शताब्दी के बीच यह स्थान बौद्ध धर्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। 7वीं शताब्दी के विद्वान चीनी यात्री वैनसोंग यहाँ आए थे। इस स्थान के उत्खननों में दर्जनों प्राचीन देवस्थानों का पता चला, जो अधिकांशतः बहुत पुरानी शैली के ईंटों से बनाई गई थी। इन अवशेषों में अति प्राचीन काल के पत्थर के बने खंभे और वास्तुशिल्प की सामग्री है। भगवान विष्णु के नाम पर ईंटों से बना है ये मंदिर। पत्थर का बना मंदिर के दरवाजे का चौखट असाधारण आकार का है और इस पर
बहुत अधिक नक्काशी तराशी गई है। लिंटल पर शेषनाग की सलवटों पर लेटे विष्णु की विराट मूर्ति है। सोमवंशी राजा हर्षगुप्त की विधवा रानी वास्ता ने ये मंदिर बनवाया था। इस राज्य का ये अनोखा मंदिर है क्योंकि ईंटों से बना ये अपने ढंग का अकेला मंदिर है और कर आज भी विद्यमान है। गंधेश्वर मंदिर के पास शिवरात्रि से 3 दिन तक का धार्मिक मेला चलता है। मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन सिरपुर जाने वाले लोगों में कमी आई है। टिकट खिड़की होने के बावजूद लोग यहाँ मुफ्त में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि टिकट खिड़की से बहुत ज्यादा आय नहीं होती। हाँ, जो टिकट है कभी तो आता ही नहीं और कभी 2-4 तो कभी 15-20 ऐसे टिकट करते रहते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग नहीं आते हैं? नहीं आते। तो ये जो राशि होती है कहाँ भेजते हैं आपको? ये जो राशि होती है यहाँ से क्लोज करके हेड ऑफिस भुवनेश्वर जाती है। महाशिवरात्रि पर हर साल यहाँ हवन और यज्ञ भी होता है। रुद्रदेव की यहाँ आहुति दी जाती है। प्रतिदिन 11 आवर्तन पाठ होते हैं। पिछले 44 सालों से अनवरत चल रहा है ये यज्ञ। यहाँ यज्ञ फाल्गुन मास में ही होती है शिवरात्रि के पर्व पर, और ये आज से 44 साल पहले से चालू है यज्ञ। मुझे तो यहाँ 4था वर्ष हुआ जुड़ी हुई इस यज्ञ से, और विशेष करके यहाँ रुद्र भगवान का, भगवान शंकर जी का, उन्हीं की ही आहुति दी जाती है। प्रतिदिन 11 आवर्तन पाठ हुआ करते हैं रुद्राष्टाध्याय से, जिसके द्वारा आहुति होती है। मेला कब कब भरता है यहाँ पर? मेला ऐसे पूर्णिमा में रहती है और शिवरात्रि के समय रहती है, विशेष शिवरात्रि में रहती है। जी हाँ। सिरपुर के मेले में सबसे ज्यादा आनंद देता है रामलीला का ये मंच। इस एक मंच में रामायण, महाभारत या इससे जुड़ी कथाएं खेली जाती हैं। ऐसे रंग बदलता है ये मंच। आगे है भी काम की बात, आपके सितारे और जरा हटके, लेकिन इन सबके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सुबह अभी अभी। स्वागत है आपका खुला मंच में। आज ये श्रमिक अपने काम करने के अधिकार से वंचित है। कंपनी के बाद मेरे को निकाल दिया गया। व्यवस्था अधूरी है यहाँ पे। क्या स्कूल है, एक कबाड़ खाना नहीं है। ये सब जो गंदा के जाते हैं एटलीस्ट उनको साफ करके जाएं। हमें रोका जा रहा है। और करिए उसके बाद हम आपसे बोल रहे हैं कि आप हमें रोक भी नहीं सकते। बहुत पानी मिल रहा है, पहले इतना नहीं आता था, अब बहुत आ रहा है। थैंक्स टू द कमिश्नर की हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और खुला मंच को भी काम तो हुआ है। आपके सवाल, आपकी समस्याएं, उन्हें करीब से समझने की कोशिश। पहल आपकी, कोशिश हमारी, और हम दस्तक देंगे अधिकारियों को। इस मंच पर खुला मंच। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो इस पते पर लिख भेजिए। खुला मंच, अभी अभी चैनल, पगारिया कॉम्प्लेक्स, न्यू बस स्टैंड, पांड्री, रायपुर। नमस्कार, सुबह अभी अभी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपल और मैं हूं पंकज। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए ढेर सारी रोचक और मंजक जानकारियां लेकर। अपनी जानकारियों को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखते हैं खास खबरें। ये है आकाश चैनल और आप देख रहे हैं अभी अभी। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। अभी अभी में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की खास खबरों पर। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए औद्योगिक नीति 2001-2006 में परिवर्तन का किया फैसला। मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने मेकाहारा में टेली मेडिसिन का किया शुभारंभ। किसी भी मर्ज पर बड़े डॉक्टरों का परामर्श अब सैटेलाइट से संभव।
2 अक्टूबर को पूरे राज्य में शुरू हो रहा है पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। सभी 16 जिलों में निःशुल्क चिकित्सा की तैयारी और पितृपक्ष के छठे दिन लोगों ने पितरों को दिया तर्पण। पितृ पखवाड़े से बाजार की चमक फीकी। खास खबरों के बाद अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ फीचर का। इस बार छत्तीसगढ़ फीचर में हम आपके लिए लेकर आए हैं उषा गांगुली की अंतर यात्रा। पिछले दिनों मुक्तिबोध नाट्य समारोह में उषा गांगुली ने एकल अभिनय के जरिए अपने मन की बातें दर्शकों के सामने परत दर परत खोली। तो चलिए देखते हैं इस नाटक की कुछ झलकियां हमारे अगले सेगमेंट छत्तीसगढ़ फीचर में। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और नाट्य निर्देशिका उषा गांगुली की अंतर यात्रा महज एक नाटक या आत्मकथा नहीं है, बल्कि जीवन की सतरंगी रंगों के साथ समाज की वास्तविकता का पटाक्षेप भी है, जिसमें कभी आनंददायी बचपन याद आता है, कभी स्त्री संघर्ष, तो कभी आक्रोश की फूट। एक महिला रंगकर्मी के इर्द गिर्द घूमते इस नाटक की शुरुआत उषा द्वारा रंगकर्म की शुरुआत से होती है। पूरे नाटक के केंद्र में उषा गांगुली रहती हैं। एक नाटककार के रूप में कभी वह अपने सहयात्रियों को याद करती है, तो कभी स्त्री चरित्र को परत दर परत खोलती हैं। मेरे नाटक में ये दोनों मुनिया कैसे भीतर ही भीतर गुंथ जाती और कभी पतले से तार से कैसे अलग हो जाती। ये मुनिया डॉल समझती मुनिया इतना जारी नहीं पाती। नाटक में कभी स्त्री का दुर्बल चरित्र देखने को मिलता है, तो कभी आत्मनिर्भर और आज की स्वाभिमान नारी का प्रतिबिंब भी। सुना है महेश मुझे से कह दिया है कि तुम्हारी दुनिया में रहने के लायक नहीं। मैं तुम लोग के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहती। मैं वो भोली भाली सी नाजुक सी चीज नहीं बनना चाहती जो बेकार की बात करती, बेवकूफों की तरह हंसती हो और तुम्हारे एक इशारे पर नकली ठहाके लगाती हो। मुझे वैसी औरत नहीं बनना है। उषा वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक विकास पर प्रहार करने से भी नहीं चूकती। तुम कैसे हो? एक तरफ क्वांटम थ्योरी का आविष्कार करते हो और दूसरी तरफ मूर्ख बर्बर आदमी के आंख से डरते हो। एक तो साइंस की आजादी की बात करते हो, दूसरी तरफ बीवी को साथ करने की आजादी नहीं। एक तरफ नकली पेड़ बड़े बनाते हो और दूसरी तरफ बमबारी की ट्रेन। इंसान नहीं, राक्षस हो, राक्षस के जूते काटने वाले इंसान। उषा गांगुली के एकल अभिनय में प्रस्तुत इस नाटक की सफलता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जब नाटक की समाप्ति हुई तो दर्शक अगले 3 मिनट तक लगातार तालियां बजाते रहे। दर्शकों की ओर से सुप्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल ने उषा गांगुली का अभिनंदन किया। एकल अभिनय जितना सुगम होता है उतना ही दुरूह भी। जब उषा गांगुली अंतर यात्रा को लेकर स्टेज पर आती हैं तो दर्शकों को बहुत उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता जाता है दर्शक आनंद में डूबते चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ फीचर के बाद वक्त हो गया हमारे आज के मेहमान से मिलने का। आज हमारे साथ हैं रंगकर्मी, दूरदर्शन और फिल्मों के कलाकार योगेश नैयर। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। योगेश जी, सुबह अभी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आप मूलतः एक रंगकर्मी हैं, तो रंगकर्मी की शुरुआत आपने कब से की और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसा समझ लीजिए कि जिंदगी ने जब होश संभाला तो अपने घर में अपने माता पिता को रिहर्सल करते पाया और संगीत के छोटे छोटे आयोजन होते थे। शुरू में देखता रहा और कब उसका एक हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला और आज उनके आशीर्वाद ने फिल्मों तक पहुंचा दिया। जी हाँ, तो रंगकर्मी जो होता है वो
बहुत सारे स्टेज शो करने के बाद जब आगे बढ़ता है तो चाहता है कि फिल्मों में ही काम करे, वो एक प्रोसेस होती है, तो आप भी उसी तरह से चले हैं। तो आपने कितनी फिल्मों में तक काम किया है? हाँ, फिल्में तो मैंने अभी तक 2 की हैं जी, और ईश्वर की दया से 2 और सामने है जिनकी तैयारी चल रही है। हाँ। 2 फिल्में की हैं, माया दे दे माया ले ले और परदेसी की माया जी, और खुशकिस्मती मेरी कि जिनमें मैंने काम किया वो काफ़ी अच्छी चली। जी हाँ। बाकी ये रंगकर्मी की कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं होती कि मैं फिल्मों तक ही पहुंचूं, ऐसे मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, फिल्में बननी शुरू हुई तो एक इच्छा ज़रूर हुई कि मतलब ज़िंदगी को वहाँ भी कुछ मुकाम मिले, लेकिन फिल्मों तक पहुँचे इसलिए हम रंगकर्म से जुड़ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जी हाँ। रंगकर्म हमने बड़ी शिद्दत के साथ किया। अच्छा, एक पहलू और भी देखा जाता है कि रंगकर्मी जो होता है उसको वहाँ पर उतनी अर्निंग नहीं होती कि वो अपनी जीविका चला सके, और फिल्मों में ये पार्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि रंगकर्म ऐसा क्यों है? हाँ, रंगकर्म वहाँ तक पहुँचे जिस तरह से राजस्थान में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, वहाँ के कलाकारों को कुछ पारिश्रमिक भी मिलता है, और वहाँ इस मंजिल तक है रंगकर्म कि वहाँ के कलाकारों को कुछ अर्निंग होती है जितना समय और श्रम वो करते हैं, लेकिन यहाँ उतना विकसित नहीं है। तो इच्छा तो है कि यहाँ के दर्शकों का प्यार भी रंगकर्मियों को ऐसा मिले, जिस तरीके से वहाँ पे 15-15 दिन 25-25 दिन एक ही नाटक के शो होते हैं और अच्छी खासी लंबी लाइन लगती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग 3-3 महीने 4-4 महीने 6-6 महीने तक हमने एक नाटक की रिहर्सल की है, और उसके बाद 1 या 2 शो और फिर वो पैकअप हो जाता है। जी। तो सारे रंगकर्मियों की ये तमन्ना तो रहती है कि हम नाटक जब इतनी मेहनत से तैयार करते हैं, इतना डिवोशन करते हैं, तो हाँ कुछ ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे, और यदि थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, जीविका का साधन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ जितने रंगकर्मी हैं उसमें बहुत से ऐसे हैं जिनका कोई अर्निंग सोर्स नहीं है। जी हाँ। और वो फिर भी जुड़े हैं क्योंकि उनकी एक लगन है। तो ऐसा कौन सा पहलू आप देखते हैं जो कमज़ोर हो जाता है इस क्षेत्र में? कमज़ोर हो जाता है मतलब जिसे दर्शक आ नहीं पाते या अर्निंग नहीं हो पाती है, तो वो क्या कमी नजर आती है? दर्शकों को जुड़ना चाहिए, वृहद स्तर पर रंगकर्म होना चाहिए, उसकी प्रसिद्धि होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि रंगकर्म एक बड़ा स्वस्थ मनोरंजन का साधन है। समस्याओं के प्रति, जागृति के प्रति, सृजनात्मकता के प्रति जितना रंगकर्म जिंदा है उतनी फिल्में तो नहीं हैं, और विशेष रूप से यहाँ बनने वाली। तो मैं चाहता हूँ कि मैं परिवार के एक स्वस्थ मनोरंजन की हैसियत से व्यक्ति यदि रंगकर्म देखने आता है तो बहुत अच्छा होगा, मतलब वहाँ ऐसी कोई विसंगति वाली बात नहीं है। तो रंगकर्म इतना प्रचारित होना चाहिए कि बहुत बड़े मॉब को अपने साथ जोड़ दे। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य ये कि हम लोग जब से यहाँ रंगकर्म कर रहे हैं, मुझे लगभग 23 साल हो गए हैं छत्तीसगढ़ में रंगकर्म करते, लेकिन मैंने देखा है कि रंग दर्शक बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, कुछ कम होते हैं, कुछ जुड़ जाते हैं, लेकिन जिस स्तर तक हम लोग कल्पना करते हैं और मेहनत करते हैं वैसा रिटर्न तो नहीं मिलता। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्मों और नाटक का भविष्य आप किस तरह देखते हैं? छत्तीसगढ़ी फिल्मों का भविष्य के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक तरह से ये दौर अभी शुरू हुआ है ना, और जिस तरीके से शुरू हुआ है और अभी जिस मुकाम तक पहुंचा है, कोई ओपिनियन देना उचित नहीं होगा। चल रहा है, मैं समझता हूँ यदि यहाँ के निर्माता निर्देशक गंभीरता के साथ में इस बात को महसूस करें कि छत्तीसगढ़ का दर्शक क्या चाहता है और किस तरीके की फिल्में यहाँ पे हमको बनानी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि जो फिल्में सक्सेस हुई हैं और जो अनसक्सेस हुई हैं उसका विभाजन जरूर होना चाहिए, उसके ऊपर एक सोच जरूर होना चाहिए। बाकी रंगकर्म यहाँ का बहुत सशक्त है और वो अप्रभावी है, मुझे कहना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को कभी कम दर्शक मिलते हैं, कभी हॉल खचाखच भरा रहता है, लेकिन उसके बाद भी रंगकर्म जिंदा है और पूरी मजबूती के साथ जिंदा है। और जो सेटिस्फेक्शन रंगकर्म में मिलता है वो फिलहाल फिल्मों में नहीं मिल रहा, आने वाले वक्त की तो नहीं कह सकता। जी योगेश जी, आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं, साथ ही दूरदर्शन और फिल्मों से भी हैं, तो आपकी खास उपलब्धियां कौन कौन सी अभी तक? हाँ, मैंने दूरदर्शन में 5 टेलीफिल्में बनाई हैं जी। एक टेलीफिल्म में प्रेम चंद्राकर जी के निर्देशन में काम किया है, और मैंने जो टेलीफिल्में बनाई हैं उनको बहुत प्यार मिला है दर्शकों का, और वही वजह है कि मेरी 6वीं टेलीफिल्म वीडियो फिल्म अभी फ्लोर पर है, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो फिल्में बनाई हैं उसमें कमाल हो गया, त्रिकाल का काल, विराम, अंतहीन, ऐसे 3-4 और 3 टेली सीरियल्स में मैंने काम भी किया है, ज़रा बच के, मकान हाजिर है जनाब और माया रूप चंदा। और बस कंटिन्यूशन में ये काम चालू है, अभी तक नहीं रुका, ईश्वर से दुआ करता हूँ कभी रुकूँ ना, होता रहेगा। तो आप निर्माता निर्देशक भी हैं एक तरह से कहा जाए तो, आपने ये जो सीरियल मौका मिला टेलीफिल्म बनाई है आपने,
तो एक निर्माता की नज़र में आपको यहाँ के कलाकार कैसे नज़र आते हैं, कितने ऊंचाई तक हैं? कलाकार बहुत अच्छे हैं। कलाकारों की दृष्टि से तो बहुत समृद्ध है छत्तीसगढ़, ऐसा कहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से हम लोग, हमारा फील्ड है, हम जैसे कलाकारों को चाहते हैं रोल देना और जिस तरीके से सम्मिलित करना, उस तरीके से नहीं प्राप्त कर पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है। विशेष रूप से इस बात में मैं जिक्र करना चाहूँगा महिला कलाकारों का। महिला कलाकारों की बहुत कमी है और ये बात आज फीचर फिल्म बनाने वाले लोगों के साथ में भी पेश आ रही है। और कुछ ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं कि महिला कलाकारों की दृष्टि से बाहर से कलाकारों को क्यों कॉल किया जाता है। मेरा ये कहना है, यदि यहाँ पे उस तरीके से कलाकार मिले तो आदमी बाहर क्यों जाएगा, क्यों इतना बड़ा खर्चा करेगा? क्योंकि अपने बजट को सीमित करते हुए, एडजस्ट करते हुए फिल्म बनाना, फीचर फिल्म बहुत बड़े बजट में बनती है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं, उनके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन बजट की वजह से नहीं बना पाते। मैं भी उसमें से एक बदनसीब हूँ। फीचर फिल्म बनाने का हौसला जरूर रखता हूँ, लेकिन उतना बजट 25 लाख 30 लाख का आदमी कहाँ से लाएगा? वीडियो फिल्म तक हिम्मत हम लोग कर लेते हैं। तो कलाकार यदि यहाँ पे मिले तो हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कलाकारों को समर्पण देना चाहिए, एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ सामने आना चाहिए। यदि आपके अंदर कला है तो आप आए, मंच मिले, मौका मिले, ऐसी कोशिश आपको करनी चाहिए। योगेश जी, आपसे अभी हम आगे और भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक ब्रेक। स्वागत है आपका खुला मंच में। आज ये श्रमिक अपने काम करने के अधिकार से वंचित है। कंपनी के बाद मेरे को निकाल दिया गया। व्यवस्था अधूरी है यहाँ पे। क्या स्कूल है, एक कबाड़ खाना नहीं है। ये सब जो गंदा के जाते हैं, एटलीस्ट उनको साफ करके जाएं। हमें रोका जा रहा है। और करिए उसके बाद हम आपसे बोल रहे हैं कि आप हमें रोक भी नहीं सकते। बहुत पानी मिल रहा है, पहले इतना नहीं आता था, अब बहुत आ रहा है। थैंक्स टू द कमिश्नर कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और खुला मंच को भी काम तो हुआ है। आपके सवाल, आपकी समस्याएं, उन्हें करीब से समझने की कोशिश। पहल आपकी, कोशिश हमारी और हम दस्तक देंगे अधिकारियों को। इस मंच पर खुला मंच। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो इस पते पर लिख भेजिए। खुला मंच अभी अभी चैनल पगारिया कॉम्प्लेक्स, न्यू बस स्टैंड, पंडरी, रायपुर। सुबह अभी अभी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान योगेश नैयर जी से। योगेश जी, इतने दिनों के सफर में ऐसी कोई यादगार घटना जो आप हमें बताना चाहेंगे? नाटक से जुड़ी? जी हाँ। हम लोगों ने मध्य प्रदेश स्तर पे ड्रामा कंपटीशन फेस किया। वहाँ पे हम लोगों ने फिजिकल थिएटर किया जी। और जितनी 12-13 टीमें आई थी उसमें एकमात्र हमारी रायपुर की टीम थी जिसने फिजिकल थिएटर किया। हम लोगों ने जब वो नाटक की प्रस्तुति की तो सामने की रो की कम से कम 4-5 दर्शकों की रो नाटक समाप्ति के बाद ग्रीन रूम में आ गई मंच से चढ़ते हुए। बहुत रोमांचकारी वो पल थे हमारे और उन लोगों ने कंधों पे उठा लिया और कहा इतनी अच्छी प्रस्तुति हमने आज तक नहीं देखी, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग जो अगली प्रस्तुतियां होनी थी उनको देखने के लिए जब सिविल ड्रेस में हमारी पूरी टीम ने एंट्री ली तो पूरे हॉल ने खड़े होकर क्लैपिंग की। वो जिंदगी का इतना प्यारा पल था, कभी भूल नहीं सकता मैं। वाकई बहुत अच्छा लगा। जी हाँ योगेश जी, जिस तरह से आपने थिएटर में काम किया है तो क्या इस तरह के ही थिएटर रायपुर में हों, ऐसी कुछ उम्मीद कर रहे हैं आप, जिससे कि दर्शक बहुत ज़्यादा आएँ और इस तरह का अप्रिशिएट करें? रायपुर में रंगकर्म बहुत हेल्दी है, बहुत हर प्रकार का थिएटर यहाँ पे होता है और अच्छे से अच्छे राष्ट्रीय स्तर के डायरेक्टर्स यहाँ पे हैं। मुझे खुद आज तक समझ नहीं आया कि दर्शक वर्ग इसके साथ में जुड़ता क्यों नहीं। प्रचार माध्यम भी बहुत सशक्त है, हम लोग प्रचार भी अपने नाटकों का बहुत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, हर साधन अपनाते हैं कि हम दर्शकों तक पहुँचें, चाहे वो रैली निकालना हो, नुक्कड़ नाटक हो, बैनर हो, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो, लेकिन फिर भी दर्शक
बहुत ज़्यादा नहीं आते हमारी उम्मीद के मुताबिक। ऐसा क्यों होता है हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि बाहर का किसी नाटक की प्रस्तुति जब होती है तो उस समय हॉल फुल हो जाता है और उस समय प्रचार माध्यम में हम ही लोग सब जुड़े रहते हैं। जी हाँ, आप एक तरह से इसके साथ में रंगकर्मी के साथ आप स्टोरी राइटर भी हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं जी। तो कहानियों के अनुसार से अगर आप सोचें तो जिस तरह के नाटक हो रहे हैं, फिल्म बन रहे हैं, तो कहानी पक्ष भी एक बहुत मजबूत होता है। इसमें कुछ कमी आपको नज़र आती है? नहीं दोस्त, मुझे कमी तो महसूस नहीं होती। मुझे लगता है डिफरेंट कहानियों को, सब्जेक्ट्स को उठाकर यहाँ के डायरेक्टर नाटक करते हैं। लेकिन यदि फिलहाल इस कहानी का पार्ट यदि हम फिल्मों में लें, वीडियो फिल्म हो चाहे टेलीफिल्म हो या फीचर फिल्म हो, तो समसामयिक आदमी की घटनाओं को, उसकी सोच को सम्मिलित करके हम लोग करें और एक कहानी बनाएं तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि परंपरावादी कहानियों को उठाएं, जैसे यहाँ पे कुछ फिल्में बन रही हैं जिसमें कारी है, लोरिक चंदा है, कुछ यहाँ की और लोक गाथाएँ हैं, तो उससे एक सीमित वर्ग जुड़ेगा। मुझे लगता है जो छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं ग्रामीण इलाके के, वो ज़्यादा जुड़ेंगे। लेकिन यदि पूरे छत्तीसगढ़ अंचल के दर्शकों को आपको जोड़ना है तो आदमी के आसपास की बात को, उसके आसपास की ज़िंदगी को उससे जोड़ना पड़ेगा। जी योगेश जी, इसी में देखा जा रहा है कि जैसे दूरदर्शन टीवी सीरियल्स हैं बड़े बड़े आ रहे हैं या फिल्में आ रही हैं, भयभीता बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा रिच कल्चर दिखाया जाता है। जी तो उसे देखने के लोग आदी हो गए हैं। हाँ, वहाँ पर हम अपने यहाँ देखते हैं जब फिल्म या सीरियल कोई भी, तो वो चीज़ की कमी होती है। नहीं, बहुत कमी तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यदि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फिल्में बन रही हैं या टेली फिल्में बन रही हैं, दर्शकों तक पहुंचने का कोई भी माध्यम है, तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का परिवेश वो उसी सच्चाई के साथ उसमें जुड़ा हो। अब जैसे स्टार प्लस के बहुत से सीरियल आते हैं या हम बॉलीवुड की फिल्में ले लें तो देखते हैं, लेकिन वो जो परिवेश है वहाँ तक है, करोड़ों की बात होती है, लाखों की बात होती है, तो हमारा एक आम दर्शक उसको देखकर ठीक है मनोरंजन करता हुआ निकल जाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी के साथ सीधे वो नहीं जुड़ेगा। और ज़िंदगी के साथ यदि सीधे कोई स्टोरी जुड़ रही है, कोई घटना जुड़ रही है, आसपास की चीज़ें जुड़ रही हैं, तो वो एक बार नहीं कई बार उसको देखना पसंद करेगा, मैं परिवार के आएगा। तो ऐसा होना चाहिए कहानी में कि समसामयिकता हो। आदमी जिस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है उस तरीके से हम उसको जोड़ने की कोशिश करें। परंपरावादी बात बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी, ऐसा मेरा मानना है। योगेश जी, आपने जो फिल्म और टेलीफिल्म्स की है उसमें अभिनय के कुछ अंश चलिए हम देखते हैं। शुक्रिया। किसी के घर थोड़ी आया हूँ, ट्रांसफर पे आया हूँ, ट्रांसफर पे। हाँ जी। अरे तो इसमें क्या हुआ, जो था सो था। अच्छा आप ये बताइए कि अब खाना कहाँ खाते हैं? खाने का क्या है मैडम जी, कभी कभी डायरेक्टर साहब के घर में खा लेते हैं, और कभी इधर शहर घूमने गए तो होटल में खा लेता हूँ, और कभी कभी तो अपने हाथ से भी बना लेता हूँ, और कभी कभी तो भूखे भी सो जाता हूँ। हेलो जी, अब मेरे रहते हुए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। खाना मैं भी बड़ा अच्छा बनाता हूँ, बहुत चंगा बनाता हूँ। आप आइए ना कभी फैमिली के साथ, इधर पास में घर ले रखा है। देखा आपने? हाँ देखा सर जी, देखा। उनकी गायकी को भी, उनको भी और आपको भी ना। आप मेरे को उस महिला के साथ टरका के यहाँ अच्छी महफिल जमा के बैठे थे हैं। देखिए सिंह साहब, ये वक्त मजाक का नहीं है, मैं वैसे भी बहुत दहलाया हुआ। सर जी मैं तो मजाक कर रहा था। वाकई योगेश जी, आपका ये अभिनय बहुत अच्छा था। आपको अभी तक कहाँ का अवार्ड मिल चुके हैं? अवार्ड तो मैडम बहुत मिले हैं ईश्वर की दया से, लेकिन विशेष रूप से जो याद है वो है हम लोगों ने ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन किया था जो शिमला में आयोजित हुआ था। वहाँ 17 टीमें भाग लेने आई थी और हमारे नाटक को फर्स्ट प्राइज के साथ बाकी 5 प्राइज और मिले थे। तो हमारी टीम ने वहाँ एक तरह से तहलका मचा दिया था। MP लेवल पे बहुत से प्राइज लिए, इंडिया लेवल पे हमने शिमला में प्राइज लिया, और बाकी यदा कदा जिंदगी पुरस्कारों से सम्मानित होती रहती है। इस बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जो अभी नए कलाकार आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, नए कलाकारों के लिए ऐसा ही है कि यदि इस क्षेत्र में आगे आके आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो आप पूरी लगन और निष्ठा के साथ जुड़े। बहुत से लोग इस तरीके से आ रहे हैं कि जैसे 2 या 3 नाटक किए उसके बाद फिल्मों तक मैं पहुंच जाऊं, फिल्मों में मुझे मौका मिले, तो इस तरह की भावना बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं करेगी, मुझे ऐसा लगता है। रंगकर्म करते रहें, ज़िंदगी एक ऐसा मौका देगी जब आपकी प्रतिभा को कोई पहचानेगा, मौका देगा, और हो सकता है फिर वो आपको आपके अर्निंग सोर्स से जोड़ दे। जी हाँ, है ना योगेश जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी जानकारी दी और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को आगे लाएंगे, नए कलाकारों को आगे लाएंगे। पूरी कोशिश होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। अपने मेहमान से मुलाकात के बाद अब समय हो गया है सैर सपाटे का। इस बार हम आपको लेकर चल रहे हैं सिरपुर।
सिरपुर छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और यहाँ पे बहुत सारे प्राचीन मंदिर भी हैं। सिरपुर की एक खास बात यह भी है कि पुरातत्व विभाग को यहाँ बौद्ध धर्म में कुछ अवशेष मिले हैं, जिसके कारण इस जगह की महत्ता और बढ़ गई है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, सैर सपाटे। तुम ना ना ना, तुम ना 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 ना।